नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज। आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ बड़ी खबरों पर। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र के बजट की। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री अजित पवार ने आज विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया। बजट के दौरान डिप्टी सीएम ने कई बड़े ऐलान किए हैं। उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा कि मुंबई महानगर क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आर्थिक विकास केंद्र यानी ग्रोथ हब के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। ये केंद्र 7 स्थानों पर बनाए जाने हैं, जिनमें बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, कुर्ला वर्ली, वडाला, गोरेगांव, नवी मुंबई, खारघर और विरार बोईसर शामिल हैं। वित्त मंत्री अजित पवार ने कहा कि इसका उद्देश्य ये है कि मुंबई महानगर क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को वर्तमान 140 बिलियन डॉलर से 2030 तक 300 बिलियन डॉलर और 2047 तक 1.5 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाने का है। बजट के दौरान अजित पवार ने इंफ्रा हाईवे प्रोजेक्ट्स की जानकारी देते हुए बताया कि वर्धा जिले के पवनार से सिंधुदुर्ग जिले के पत्रा देवी तक 86,300 करोड़ रुपए की लागत वाले 760 किलोमीटर लंबे महाराष्ट्र शक्तिपीठ राजमार्ग के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है। इसके अलावा बांद्रा और वर्सोवा के बीच 14 किलोमीटर लंबे 18,120 करोड़ रुपए की लागत वाले स्वतंत्र वीर सावरकर समुद्री पुल का निर्माण मई 2028 तक पूरा करने की योजना है। बजट में अजित पवार ने ऐलान किया है कि उत्तान से विरार तक समुद्री पुल और संपर्क सड़क की 55 किलोमीटर लंबी परियोजना से 87,427 करोड़ रुपए की लागत से शुरू की जाएगी। वहीं अजित पवार ने मेट्रो प्रोजेक्ट्स के बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि मुंबई, नागपुर और पुणे महानगरों के नागरिकों को पर्यावरण अनुकूल, टिकाऊ, बाधा मुक्त और वातानुकूलित परिवहन सुविधाएं प्रदान करने के लिए कुल 143.57 किलोमीटर मेट्रो लाइनें लंबी शुरू की जाएंगी, जिसका प्रतिदिन लगभग 10 लाख यात्री सेवा का लाभ उठा सकेंगे। वहीं आगामी साल में कुल 64.4 किलोमीटर मेट्रो लाइनें चालू की जाएंगी, जिनमें से 41.2 किलोमीटर लंबी मुंबई से और 23.2 किलोमीटर पुणे में होंगी। अजित पवार ने ऐलान करते हुए कहा कि अगले 5 सालों में कुल 237.5 किलोमीटर मेट्रो लाइन चालू हो जाएगी। 40 किलोमीटर लंबे नागपुर मेट्रो का पहला चरण पूरा हो चुका है और 6,708 करोड़ रुपए की लागत से 43.80 किलोमीटर लंबे दूसरे चरण का काम प्रगति पर है। इसके अलावा ठाणे सर्कुलर मेट्रो लाइन और पुणे में स्वरगेट से कटराज एक्सटेंशन लाइन परियोजना को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। अजित पवार ने कहा कि यातायात को सुगम बनाने के लिए लगातार प्रयास जारी हैं और इसके तहत महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम की 6,000 डीजल बसों को सीएनजी और एलएनजी बसों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया चल रही है। वहीं निगम को नई बसों की खरीद के लिए सरकार से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सिंचाई सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य में अधूरी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने और नहर वितरण प्रणाली में सुधार के लिए नाबार्ड वित्त पोषण के पहले चरण में लगभग 5,000 करोड़ रुपए के कार्यों को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि साइबर सुरक्षा और अपराधों से साक्ष्यों को वैज्ञानिक रूप से एकत्रित करने और उनका विश्लेषण करके दोष सिद्धि दर बढ़ाने में मदद के लिए 21 मोबाइल फॉरेंसिक वाहन शुरू किए गए हैं। वहीं साइबर सुरक्षा में विशेषज्ञ जनशक्ति प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र साइबर अपराध सुरक्षा निगम की स्थापना की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी फेज 1 के अंतर्गत 4,42,748 आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 2,08,304 आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है। शेष घरों का निर्माण 21 दिसंबर 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत अगले 5 वर्षों में 5 लाख घर बनाने का लक्ष्य है और इसके लिए 8,100 करोड़ रुपए का कोष उपलब्ध कराया जाएगा। नवीन निर्माण प्रौद्योगिकी के उपयोग, हरित भवन और सौर प्रणालियों के उपयोग के लिए अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगले 5 वर्षों में सभी के लिए आवास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य की नई आवास नीति जल्द ही घोषित की जाएगी। राज्य में केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम जनमन, रमाई आवास, शबरी आवास, आदिम आवास, पारधी आवास, अटल निर्माण श्रमिक बस्ती, यशवंत राव चौहान मुक्त बस्ती, पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होलकर आवास,
मोदी आवास और धर्मवीर आनंद दीघे घर कुल योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। इसके तहत अब तक कुल 44,07,000 आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण फेज 2 के अंतर्गत वर्ष 2024-25 के लिए निर्धारित 30 लाख आवासों के लक्ष्य में से लगभग 18,38,000 आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं और 14,71,000 हितग्राहियों को प्रथम किश्त के रूप में 2,200 करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं। इस योजना को लागू करने में महाराष्ट्र देश में प्रथम स्थान पर है। जनप्रतिनिधियों और लाभार्थियों की मांग पर राज्य सरकार इस योजना के लिए अनुदान राशि में 50,000 रुपए की वृद्धि करेगी। इन सभी घरों की छतों पर सौर ऊर्जा प्रणाली लगाई जाएगी। अजित पवार ने विधानसभा में बताया कि साल 2023-24 में कुल 5,56,379 करोड़ रुपए मूल्य के उत्पादों का निर्यात किया गया। साल 2024-25 में नवंबर 2024 तक कुल 3,58,439 करोड़ रुपए मूल्य के उत्पादों का निर्यात अब तक किया गया था। वर्ष 2025-26 के बजट में कुल 7,20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि 25-26 के बजट में राजस्व संग्रहण 5,60,964 करोड़ रुपए और राजस्व खर्च 6,60,855 करोड़ रुपए अनुमानित किया गया है। इसके परिणाम स्वरूप 45,891 करोड़ रुपए का अनुमानित घाटा उत्पन्न हो रहा है। वित्त मंत्री अजित पवार ने कहा कि राज्य निवेश और रोजगार सृजन के मामले में औद्योगिक विकास में हमेशा अग्रणी रहा है और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में भी देश में शीर्ष पर है। जनवरी 2025 में दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच में राज्य सरकार ने कुल 63 कंपनियों के साथ एमयू पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके आने वाले समय में 15,72,654 करोड़ रुपए का निवेश होगा। अनुमान ये भी है कि इससे लगभग 16 लाख नौकरियां पैदा होंगी। हालांकि विपक्ष ने सरकार के बजट को लेकर सवाल खड़े किए हैं और विधान भवन की सीढ़ियों में जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। महाराष्ट्र की महायुति सरकार के बजट सत्र के दौरान आज वित्त मंत्री अजित पवार ने संसद सदन में बजट पेश किया है, जिसके बाद से आप देख सकते हैं कि विधान भवन के बाहर सीढ़ियों पर विरोधी पक्ष जो महाविकास अघाड़ी के नेता हैं नाना पटोले, रोहित पवार समेत तमाम विधायक जो है विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। वो बजट के खिलाफ जो है नारेबाजी कर रहे हैं। उनका साफ तौर से महाविकास अघाड़ी के सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और इस बजट का विरोध जता रहे हैं। उनका साफ तौर से कहना है कि इस बजट में महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के लिए कुछ भी नहीं दिया है। देख सकते हैं कि किस तरह से विधानसभा के बाहर बैठे हुए हैं। शेतकरियों की कर्ज माफी से किसानों की कर्ज माफी की मांग को लेकर नाना पटोले, विजय वडेट्टीवार, रोहित पवार समेत महाविकास अघाड़ी के तमाम विधायक जो है विधानसभा की सीढ़ी पर बैठे हुए हैं और महाविकास अघाड़ी के नेता जो है महायुति सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज जो है सरकार का बजट पेश हुआ है। वित्त मंत्री अजित पवार ने सदन में दोनों सदनों में जो है बजट पेश किया है, जिसके बाद से महाविकास अघाड़ी के नेता विरोध प्रदर्शन विधानसभा के बाहर करते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन एफएस पटेल के साथ प्रदीप शर्मा, IN24। महायुति की सरकार बनने के बाद हर किसी की निगाह इस बात पर टिकी थी कि आने वाले बजट में महाराष्ट्र के लोगों को जो भरोसा उन्होंने सरकार पर, महायुति पर दिखाया, क्या तोहफा मिलता है। आज बजट आम हो चुका है, लोगों तक पहुंच चुका है कि सरकार की मंशा किस तरह से है, लोगों तक लाभ पहुंचाने की। इन सब तमाम बातों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं आप IN24 न्यूज के एडिटर इन चीफ प्रदीप शर्मा। उनसे बात करेंगे। प्रदीप जी, उम्मीद बहुत सारी थी, बातें बहुत सारी थी। हालांकि अजीत जी ने साफ किया है कि 2047 तक 1.5 ट्रिलियन की इकॉनमी हो जाएगी महाराष्ट्र, लेकिन विपक्ष खुश नहीं नजर आ रही। आपसे जानना चाहेंगे, अगर सम अप करना चाहें, विश्लेषण जानना चाहें, तो किस तरह से देखेंगे आज के बजट को और आज के पूरे सदन के सत्र को? बिल्कुल पूर्णिमा, आपको बता दें कि आज करीब 2 बजे के आसपास जो है वित्त मंत्री अजित पवार ने सदन में जो है बजट पेश करना शुरू किया। तो उन्होंने सबसे पहले जो है छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम के जयकारे लगाए और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए उन्होंने अपने बजट की शुरुआत की। इतना ही नहीं, इस बजट सत्र के दौरान कहीं ना कहीं अजित पवार शायराना अंदाज में शायरी भी पेश करते हुए नजर आए। उन्होंने साफ तौर से महाराष्ट्र की अगर बात करें तो ग्रामीण और शहरी तमाम विकास योजनाओं को इस बजट में शामिल करने की कोशिश की है और उनके लिए
फंड भी आवंटित किया है। लेकिन विपक्ष का साफ तौर से कहना है कि ये जो बजट है वो पूरी तरीके से एक तरह से कहें तो महाराष्ट्र के लोगों को निराश करने वाला है। विपक्ष का साफ तौर से कहना है कि जो 2024 और 25 का बजट था वही बजट जो है 2025 और 26 में भी पेश किया गया है। उस बजट में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि ये भी कहा गया है कि कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं नाना पटोले समेत महाविकास अघाड़ी के तमाम विधायक ने अपने हाथों में एक जो बीजेपी का जो संकल्प पत्र था उसको अपने हाथों में लेकर विधान भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। उन लोगों का साफ तौर से कहना था कि चुनाव के दौरान सरकार ने जो वादे किए थे इस बजट में वो एक भी वादे पूरे नहीं किए गए हैं। सबसे अहम कड़ी जो थी पूर्णिमा वो थी लाडली बहन योजना की, जिसमें जी। ये बताने की कोशिश की गई कि चुनाव के दौरान ये वादे किए गए थे कि लाडली बहन योजना को 1500 की आर्थिक मदद के बजाय 2100 कर दिया जाएगा। हालांकि इस बजट में ऐसा बिल्कुल कुछ भी घोषणा नहीं की गई है। हालांकि इस बजट में महिलाओं के लिए लाडली बहन योजना के तहत 25,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है पूर्णिमा। लेकिन दूसरी तरफ किसान कर्ज माफी को लेकर इस बजट में कोई जिक्र नहीं किया गया है। हालांकि इस किसानों की खेती के लिए, सिंचाई के लिए और पानी आपूर्ति के लिए तमाम जो योजनाओं पर जो है सरकार ने अपना ध्यान केंद्रित किया है। इस बजट में फंड जो है आवंटित किए गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जोर अगर महाराष्ट्र सरकार ने दिया है तो पर्यटन पर दिया है, महापुरुषों के स्मारक पर दिया है, किसानों की जो है कृषि की फसलों को लेकर दिया गया है, आयात और निर्यात पर ध्यान दिया गया है, शहरीकरण की जैसे मैंने बात की कि रोड और यातायात को ध्यान में रखा गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो विपक्ष का था वो किसानों की कर्ज माफी का था, जिसका इस बजट में कोई जिक्र नहीं किया गया है। बिल्कुल प्रदीप जी, और यहाँ पर अहम बात ये भी कि आप जैसा कि आप खुद बता रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं कि लाडली बहन योजना को लेकर जिस तरह से कहा जा रहा था कि सरकार के लिए एक अहम मुद्दा था चुनावों में जीत का, जिसके बाद ये पूरी उम्मीद थी कि जब पहला बजट आएगा तो इस पूरे मुद्दे पर, इस पूरे चुनावी घोषणा के समय जो बातें कही गई थी उस पर सरकार केंद्र रखेगी, सरकार की निगाहें रहेंगी, जिससे विपक्ष के निशाने पर आने से बचा जा सके। क्या वजह हो सकती है जो सीधे इस मामले को बजट में चर्चा के केंद्र बिंदु में नहीं रखा गया है? बिल्कुल पूर्णिमा, देखिए जब हमने बात की महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री शंभूराज देसाई से तो उन्होंने कहा कि देखिए हमने जो वादा किया है वो पूरा होगा, लेकिन ये प्रस्ताव जो है ये बजट का है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये प्रस्ताव पास हो गया है या ये हमने ऐसा कहा लिखित में कहीं कहा था कि हम ये बजट जो है महिलाओं को इसी बजट में देंगे सहायता। ये सूचीबद्ध किया गया है आने वाले समय में महिलाओं को 1500 से 2100 का जो वादा है वो सरकार ने किया है वो पूरा करेगी। फिलहाल इस बजट में हमने ऐसा नहीं, लेकिन महिलाओं के और साथ ही जो लाडली बहन योजना है उसके लिए हमने फंड आवंटित किया है और इस फंड के तहत तमाम महिलाओं को जो है राहत दी जाएगी, सहायता राशि दी जाएगी। दूसरी बात अगर पूर्णिमा बात करें तो इस पूरे मामले को लेकर अगर इस पूरे बजट में हम देखें तो कृषि के क्षेत्र में जिस तरह से सरकार ने ध्यान दिया है उसमें सिंचाई को लेकर और पानी जल आपूर्ति की योजनाओं को लेकर, साथ ही मकान को लेकर जो आवास योजनाएं हैं सरकार की, वो चाहे केंद्र की मोदी सरकार आवास पीएम आवास योजना हो या बात करें महाराष्ट्र के तमाम ऐसे दिग्गज धर्मवीर जो है गुरुकुल योजना है, धर्मवीर आनंद गुरुकुल योजना के तहत, अहिल्याबाई योजना के तहत, इन तमाम योजनाओं पे सरकार ने ध्यान केंद्रित किया है। और जिस तरीके से पूरे बजट की अगर हम बात करें तो एक जी। तरफ सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि ये बजट महाराष्ट्र के लोगों के लिए खासकर महिलाओं के लिए हितकारी है, तो दूसरी तरफ विपक्ष का साफ तौर से कहना है कि सिर्फ और सिर्फ ये लुभावने वादे हुए हैं, ये इस बजट में कुछ भी नहीं है, ये बजट पूरी तरीके से बोगस है। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष ये भी आरोप लग रहा है कि विपक्ष के नेताओं को बजट समझ में ही नहीं आया। जी। ये भी सत्ता पक्ष का बिल्कुल, आरोप है कि इस पर मैं आना चाहूंगी प्रदीप जी। जिस तरह से बात की जा रही है, अक्सर बजट की बात होती है तो कहा यह जाता है कि आम लोगों के जो मुद्दे होते हैं वो प्राथमिकता होती है, चाहे सुरक्षा की बात हो, सैनिटाइजेशन की बात हो, या जिस तरह से बात की जाए महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, या फिर इसके साथ साथ जो सुविधाएं लोगों तक डायरेक्ट पहुंचती हैं। लेकिन यहाँ पर अगर सरकार के आज के बजट की बात की जाए, एक बहुत अहम बात उन्होंने की कि आने वाले वक्त में आर्थिक राजधानी जो मुंबई है उसको विकास का केंद्र, ग्रोथ हब बनाने की बात की जा रही है। 7 स्थानों पर ये ग्रोथ हब को सेंटर मानकर काम किया जाएगा।
तो इसके बारे में क्या कुछ एक्सप्लेन करेंगे आप? बिल्कुल, देखिए जैसे शुरुआत में ही उन्होंने सबसे पहले जब अपना बजट अभिभाषण शुरू किया तो उन्होंने मुंबई को जो है सबसे ग्रोथ का हब बनाने की बात कही है, जिसमें उन्होंने 7 स्थानों को बिंदु भी केंद्रित भी किया गया है, जिसमें बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स है, बात करें गोरेगांव के ऐसे कई इलाके हैं, वड़ाला है, तमाम ऐसे 7 इलाके हैं पूर्णिमा जहां पर ग्रोथ हब बनाने की बात जो है वित्त मंत्री अजीत पवार ने आज सदन में कही है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स लगातार विकास की तरफ जो है आगे ही बढ़ा हुआ है, उस क्षेत्र में लगातार विकास कार्य और हब कई ऐसे जो है मल्टीपल कंपनियों के ऑफिस हैं, सरकारी दफ्तर हैं। हालांकि अब जो बॉम्बे हाई कोर्ट है वो भी बीकेसी में शामिल होने जा रहा है, बीकेसी में ही निर्माण कार्य उसका भी शुरू होने जा रहा है, उद्घाटन हो चुका है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो अजीत पवार ने अपने पूरे भाषण में बजट अभिभाषण में एक बात की लगातार जिक्र की है कि महाराष्ट्र अब विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है, महाराष्ट्र विकसित राज्य है और लगातार इसको जो है विकसित हब बनाने की विकासशील योजनाओं के तहत और विकास कार्यों को गति देने के लिए महाराष्ट्र सरकार तत्पर है। और उन्होंने ये भी जिक्र किया है कि लगातार केंद्र की मोदी सरकार महाराष्ट्र के विकासशील बनाने को लेकर राज्य सरकार के साथ समन्वय में बनी हुई है पूर्णिमा। और जी। लगातार जो साथ इतना ही नहीं, जो पर्यटन स्थल हैं, समुद्री किनारे हैं और जो भी महापुरुषों के जो है स्मारक हैं, उन तमाम चीजों का भी जिक्र किया गया है, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर का स्मारक जो दादर के हिंदू मिल में बनना है। दूसरी चीज अगर बात करें तो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के स्मारक के लिए 220 करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया गया है, उसमें पहले चरण का काम जो है वो कंप्लीट कर लिया गया है। अगर बात करें शिवाजी महाराज औरंगजेब के मुद्दे को लेकर लगातार सदन में हंगामा देखने को मिला है, लेकिन संभाजी राजे के भी स्मारक बनाने की बात सरकार द्वारा कही गई है। और ऐसे तमाम पर्यटक स्थल हो, समुद्र किनारे हो और रोपवे जो मंदिर हैं, जो यहाँ के जो है तीर्थ स्थल हैं, मंदिर हैं, उनको रोपवे से कनेक्ट करने की भी बात सरकार जी। द्वारा की गई है। इस बार बजट में वित्त मंत्री अजीत पवार ने तमाम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए इन चीजों का जिक्र किया है। जैसा मैंने पहले ही कहा कि इस बार का जो बजट है वो शहरी और ग्रामीण दोनों विभागों को ध्यान में रखते हुए रखा गया है। लेकिन जो अहम मुद्दे थे, जो विपक्ष के मुद्दे थे, जो चुनावी मुद्दे थे, वो किसान कर्ज माफी का मुद्दा था, प्याज फसलों के आयात और निर्यात का मुद्दा था। हालांकि कृषि के क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कदम उठाए हैं, लेकिन कर्ज माफी को लेकर कोई जिक्र नहीं किया गया, जिसको लेकर विपक्ष लगातार आक्रामक दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, विपक्ष आक्रामक है और उनका कहना ये है कि बजट उनकी समझ से परे है। जब बजट की बात आती है प्रदीप जी, तो हमेशा ऐसा होता है कि बजट आम जनता को सीधे तौर पर फायदा पहुंचाने वाला होता है। लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि बजट के बाद उनके जीवन की जो उलझने हैं, वो समस्याएं हैं, उनका समाधान मिलता हुआ दिख रहा है। क्या ऐसा माना जाए कि बजट को फैंसी बनाते बनाते सरकार इस केंद्र बिंदु को छूना भूल गई है या इस मामले में चूक गई है? नहीं, बिल्कुल देखिए पूर्णिमा, आपको बता दें कि अजीत पवार जो है वो महाराष्ट्र के काफी सुलझे हुए नेता है और महाराष्ट्र की कहें तो जमीन से जुड़े हुए मुद्दों को भी अजीत पवार बखूबी जानते हैं। और लगातार पिछले 11 बार से, मतलब इस बार उन्होंने 11वीं बार सदन में बजट पेश किया है एज ए वित्त मंत्री, तो उनको ये पता है कि महाराष्ट्र के किन किन बिंदुओं को, किन किन मुद्दों को बजट में समावेश किया जाए ताकि लोगों को थोड़ी राहत देने की कोशिश जरूर की गई। जैसे यातायात के क्षेत्र में अजीत पवार के इस भाषण में आप सुन सकते हैं कि यातायात को सुगम बनाने की योजना जो है सरकार ने की है। चाहे वो वर्सोवा कोस्टल रोड की बात करें, उत्तन से विरार और वसई की बात करें, नवी मुंबई से मुंबई को जोड़ने की बात करें, अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से नई मुंबई अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से मुंबई एयरपोर्ट को जोड़ने के लिए मेट्रो प्रोजेक्ट की बात करें, जिसके लिए ये भी कहा गया कि केंद्र सरकार ने मंजूरी भी दी गई है। तो तमाम ऐसी चीजों को आम मुंबईकरों को राहत देने के साथ साथ सरकार ने ये भी कोशिश की है इस बजट में कि लोगों को राहत मिल सके। लेकिन मुद्दा वही है कि जो चुनावी मुद्दे थे, जो विपक्ष का मुद्दा था, सरकार उस पर ध्यान नहीं दी है। और यही वजह है कि सत्ता पक्ष के नेताओं का साफ तौर से कहना है कि जो विपक्ष के नेता हैं उनको शायद सरकार का, महायुति सरकार का बजट समझ नहीं आया है, इसलिए वो इस बजट का विरोध कर रहे हैं।
बिल्कुल, तो विपक्ष की तरफ से पुरजोर विरोध किया गया, सदन की सीढ़ियों पर बैठकर अपनी नाराजगी जाहिर की गई। उनका कहना ये था कि लोगों को बेवकूफ बनाया गया है। जो बजट की बात चल रही थी, जिस तरह से लोगों को फायदा पहुंचाने की बात या वादा किया गया था बीजेपी की तरफ से, बजट में ऐसा कुछ भी होता हुआ दिख नहीं रहा है। अगर विपक्ष की बात करें प्रदीप जी, पहले से ये बात तय थी कि बजट पेश होने के बाद विरोध की बात साफ थी कि विरोध होना ही है। विपक्ष की तरफ से मुद्दे बहुत सारे थे। यहाँ पर अगर विपक्ष की बात की जाए तो उनके, अगर लाडली बहन योजना की बात हटा दी जाए, और क्या उनका कहना था विपक्ष का बजट को लेकर, क्या नाराजगी की वजह है? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, लाडली बहन योजना के अगर हम हट साइड में करते हैं तुलना, तो अगर विपक्ष का साफ तौर से कहना था किसानों की कर्ज माफी सबसे बड़ा महाराष्ट्र का मुद्दा है। लगातार महाराष्ट्र के किसान आत्महत्या करते आ रहे हैं क्योंकि वो कर्ज नहीं भर पाते हैं। सरकार ने किसानों की कर्ज माफी पर ध्यान नहीं दिया है। दूसरी चीज, किसानों के अगर आज बात करें प्याज निर्यात की, तो महाराष्ट्र में एशिया की सबसे बड़ी मंडी जो है, लासलगांव की जो मंडी है, वो एशिया की सबसे बड़ी प्याज की मंडी है। वहां पर एक्सपोर्ट ड्यूटी को लेकर भी विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं कि सरकार एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ड्यूटी पर भी जो है टैक्स कम करे, तो शायद किसानों को राहत मिल सके। दूसरी चीज, जिस तरीके से महाराष्ट्र के अगर बात करें, तो विपक्ष का साफ तौर से कहना है कि इस बार महायुति की सरकार महिलाओं के दम पर चुन के आई। महिलाओं ने जो है महाविकास आघाड़ी की सरकार को नकारा था और महायुति की सरकार को चुनकर दिया था। तो जो महिलाओं की बात करें, सुरक्षा को लेकर बात करें, तो सरकार ने एक तरफ तो साइबर सुरक्षा और तमाम सुरक्षा के पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस बजट में जो है बिंदु आवंटित किए हैं, फंड भी आवंटित किए हैं। लेकिन आज जिस तरह से आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, उसको लेकर सरकार को घेरने की कोशिश लगातार विपक्ष करने की कोशिश किया, और यही वजह थी कि सदन में सबसे ज्यादा अगर मुद्दा गूंजा है विधान भवन के बाहर और अंदर, तो वो था किसान की कर्ज माफी का, और तमाम वो वादे जो चुनाव के दौरान जो है महायुति सरकार द्वारा किए गए थे, उस पर भी विपक्ष आक्रामक दिखाई दिया। विपक्ष का साफ तौर से कहना है कि सरकार सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह कर रही है, कुछ भी नया नहीं दिया गया है। हालांकि वित्त मंत्री ने पिछले साल के बजट में, इस साल के बजट में काफी कुछ चीजें अलग बताई है और काफी कुछ चीजें फंड ज्यादा भी बढ़े हैं। हालांकि ये भी कहा गया है कि सरकार के कोष में पैसे नहीं है, सरकार घाटे में चल रही है, लेकिन केंद्र सरकार लगातार महाराष्ट्र सरकार को मदद करने के लिए तैयार है, और यही वजह है कि कई ऐसी योजनाएं हैं जिसको केंद्र से मंजूरी मिल चुकी है। बिल्कुल, तो बजट पेश किया गया है वित्त मंत्री अजित पवार की तरफ से, आज सदन में रखा गया, पूरा खाका पेश किया गया है। विपक्ष इस पर भी हमलावर है, नाराजगी जाहिर कर रहा है और कहना यह है कि महाराष्ट्र के लोगों को बेवकूफ बनाने, गुमराह करने का ये बजट है, ना कि फायदा पहुंचाने का। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो 11वां बजट पेश किया गया है वित्त मंत्री अजित पवार की तरफ से, एक रिकॉर्ड है। दूसरे ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा बार बजट पेश किया है सदन के अंदर। आज महायुति सरकार का पहला ये बजट था। आइए अब आपको सुनाते हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष नेताओं ने इस बजट को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है। किसानों के बारे में सोचा है, हमारा जो डेवलपमेंट जो है उसके बारे में सोचा है, जो कारखाने उद्योग जो है अधिक अधिक आए इसके बारे में सोचा है, आवागमन के बारे में भी जो है, जैसे कि अलग अलग जगह पर जो है एयरपोर्ट्स बनाना है, रास्ते बनाना है, बाद में जो है जल वाहतूक जो है वो जो है उसके बारे में सोचा है। इतना ही नहीं कि जितने जो छोटे छोटे सामाजिक घटक है उनको भी काफ़ी पैसा देने के बारे में उन्होंने कहा है। तो ये जो है सब लोगों के लिए जो है देने का काम इस बजट ने किया है, और ये बहुत बहुत अच्छा बजट साबित होगा। विपक्ष बोल रहा है कि 2100 रुपए की मांग थी, वो कहीं ना ठीक है, 1500 रुपया तो भी आ रहा है। अब जब पानी आएगा हजारों करोड़ रुपया का, सोलर आएगा सब लोगों के घर पे, समझो सबको घर मिलेगा, और जो बिजली जो है मुफ्त में मिल जाएगी, तो वहाँ भी बहनें तो रहती है ना भाई। तरह का बजट आया और विरोध लगातार ये कह रहा है कि महिलाओं को कुछ नहीं मिला है। लाडली बहन 32,000 करोड़ का प्राविधान जो है वो महिला और बाल विकास के लिए दिया गया है, और हमने देखा कि बहुत सारी सुविधाएं महिलाओं को देने का काम
ये सरकार के माध्यम से हुआ है। मुझे बड़ी खुशी है कि बचत गट की हमारी महिलाएं जो प्रोडक्ट बनाती है उसके लिए उमेद मॉल हर जिले में अभी खड़ा होने वाला है। उसी प्रकार 18 नए न्यायालय जो है वो वहाँ पे बन रहे हैं। फॉरेंसिक की जो मोबाइल वैन है वो आई है। महिलाओं के आरोग्य की भी यहाँ पे आरोग्य का भी ख्याल रखा गया है। जिस तरह से किसान कर्ज माफी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया बजट को देखिए, ऐसा है कि जो हमने वचन दिए थे उसके ऊपर काम चल रहा है। जो बोला था वो जरूर होगा। विरोधक आज जो बोल रहे हैं उसमें कोई तथ्य है नहीं। जो बातें बजट में नहीं कही गई है इसका मतलब वो काम नहीं होगा, ऐसी कोई बात नहीं। लाडली बहन योजना को 1500 की जगह मैंने 2100 आपको वही बताया, उसकी भी जो सूचना है आपको बहुत जल्द मिलेगी। नीलेश राणे जी उनसे जानते हैं। सर, आज जिस तरह से बजट आया और विरोधी पक्ष लगातार विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी कर रहे हैं, क्या पहली प्रतिक्रिया? देखिए, बहुत जो आज के समय के लिए ज़रूरी था महाराष्ट्र के लिए, वैसा बजट सम्माननीय अजीत दादा पवार इन्होंने आज किया है, महाराष्ट्र को दिया है। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। विरोधक कुछ भी बोलेंगे, उनको बजट समझ नहीं आता, उनको समझ नहीं है। अगर उनको समझ आता तो आज वो सम्माननीय अजीत दादा पवार इनका वो अभिनंदन करते। जिस तरह से किसान कर्ज माफी की बात मुद्दा उठाया गया है और साथ वो ही मैनिफेस्टो का एक हिस्सा है। मैनिफेस्टो 5 साल के लिए दिया जाता है। अभी पहले साल में हम 5 साल रुकेंगे नहीं, पहले ही साल में और 3 बार सप्लीमेंट्री डिमांड आएगी। तो सप्लीमेंट्री डिमांड में भी योजनाओं की तरतूद की जा सकती है। ये इतनी समझ विरोधक में नहीं है, तो वो कुछ बोलेंगे तो उनके बोलने के लिए हमको मालूम है उनको समझ नहीं है। इससे ज़्यादा हम क्या बोल सकते हैं उनको। क्या कहेंगे इस बार जो बजट है उस बजट को लेकर विपक्ष लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है और एक तरफ सरकार क्या पूरे वादे पूरे कर पाई इस बजट में? विपक्ष का काम ही होता है टीका करना। उनका काम उनको करने दो, हम हमारा काम करके आगे जाएंगे। सब क्षेत्रों के लिए, शहरी और ग्रामीण इलाकों के सब क्षेत्रों के लिए प्रोविजन रखी गई है ये बजट में। और जो भी वायदे, जो भी शब्द ये गवर्नमेंट ने इलेक्शन के पहले महाराष्ट्र की जनता को दिए थे, वो पूरे शब्द ये कार्यकाल में ये सरकार, महायुति की सरकार पूरा करेगी। लाडली बहन योजना को 1500 से 2100 लाडली बहन योजना का भी प्रोविजन अगर आप देखें तो 36,000 करोड़ रुपीस का प्रोविजन ये बजट में रखा गया है। इसके बाद ये बजट ये बजट की प्रोविजंस लागू हो जाएगी 1 अप्रैल के बाद। 31 मार्च तक तो पिछले साल की ही बजट की प्रोविजंस खर्च होने वाली है। 1 अप्रैल के बाद 1 साल के लिए 36,000 करोड़ और फिर भी 2 या 3 बार सप्लीमेंट्री डिमांड्स आती है उस साल में, तो सप्लीमेंट्री डिमांड्स में भी पैसा मिल सकता है। अगर किस डिपार्टमेंट को ज्यादा प्रोविजन है तो महिला और बाल कल्याण डिपार्टमेंट। जिस तरह से विपक्ष कर्ज माफी को लेकर अरे वो छोड़ो, विपक्ष के ऊपर ध्यान मत दो। उन्होंने कुछ किया नहीं, इसलिए तो लोगों ने उनको झिड़कारा है और वोटर्स ने उनको विपक्ष में बिठाए। विपक्ष का नेता भी न चुन पाए, इतनी भी जगह उनकी चुनकर नहीं आए। उनके पास ज्यादा ध्यान मत दो। बाला साहब ठाकरे जो अच्छा काम सरकार कर रही है वो अच्छा काम आप दिखाओ। जो अच्छी प्रोविजंस की है सरकार ने वो अच्छी प्रोविजंस आप दिखाओ। आप भी थोड़ा अच्छे काम की तरफ ध्यान दो। धन्यवाद। नेता नाना पटोले जी, नाना, सबसे पहला आज की प्रतिक्रिया आज के बजट को लेकर, जिस तरह से सरकार ये कह रही कि ये बजट ग्रामीण और शहरी विकास योजनाओं को देखते हुए पेश किया गया है। आपको तो भी लग रहा है ये इनका घोषणा पत्र है, मेरे हाथ में है। ये भी थोड़ा दिखाइए जनता को। इन लोगों ने जनता को फंसाया है, एकदम स्पष्ट फंसाया है। किसानों को फंसाया है, किसानों को कर्जा माफ नहीं किया। लाडली बहना को 2100 रुपये देने की बात की थी, वो भी नहीं किए। आपने कहा कि बेरोजगारी ख़त्म करने के लिए हम कदम उठाएंगे, वो भी कहीं नहीं दिख रहा है। और महंगाई कम करने का वादा किया था, वो भी कहीं नहीं दिख रहा है। तो ये कुछ भी बोले ना, और गए बजट में इन लोगों ने जो घोषणा की थी उसमें से 47% ही खर्चा किया है, उसके आगे नहीं। तो ये राज्य को बर्बाद करने के सिवा दूसरा काम ही नहीं कर। शिवाजी महाराज के जो है स्मारक को बनाने के लिए और बाबा साहब अम्बेडकर के स्मारक को बनाने के लिए इस बजट में प्रावधान रखा गया है। अरे बाबा, शिवाजी महाराज का नहीं, संभाजी महाराज का है। जो शिवाजी महाराज का जो प्रतिमा थी उसकी वो ये लोग भूल गए, अरबी समंदर वाले। ये नई नई घोषणा लाके ये लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं।
बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार कांग्रेस के नेता नाना पटोले ने कहा कि ये सिर्फ जुमला है, जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए हैं और सिर्फ महाराष्ट्र के लोगों को एक बार फिर से सरकार गुमराह कर रही है। कैमरामैन एफएस पटेल के साथ प्रदीप शर्मा, इन24 न्यूज, मुंबई। तो सत्ता पक्ष के नेता, राजनेता, मंत्री, विपक्ष के नेता, राजनेता, सबका कहना अलग है। सत्ता पक्ष जहां ये बोल रहा है कि ये बजट अजीत दादा की सूझबूझ और दूरदर्शिता को दर्शाता है, तो वहीं विपक्ष का कहना ये है कि महाराष्ट्र के लोगों के साथ धोखा हुआ है। अब भले इस बजट में मुंबई महानगर क्षेत्र को ग्रोथ हब बनाने, मेट्रो के विस्तार, किसानों की मदद, इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार और विकास की बात कही गई है, लेकिन महाराष्ट्र की लाडली बहन योजना को थोड़ा निराशा जरूर हुआ है, क्योंकि इस पर कोई बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हुई। दरअसल सरकार ने जो वादा किया था कि उनकी किश्त 1500 रुपए से बढ़ाकर 2100 कर दी जाएगी, उसको लेकर कोई ऐलान नहीं किया गया। हालांकि सरकार आने वाले समय पर इस पर विचार जरूर कर सकती है, क्योंकि इसके संकेत वित्त मंत्री अजीत पवार ने दिए हैं। कुल मिलाकर बजट को लेकर सरकारी किताबें अलग हैं, वादे अलग हैं और विपक्ष का राग अलग है। फिलहाल आपको ये समझने की जरूरत है कि सत्ता पक्ष विपक्ष से अगर हटकर बात की जाए तो बजट को लेकर लोगों की निगाहें टिकी थी। अब आम जनता ही ये तय करेगी कि बजट उनके कितना हक में है और कितना उनके लिए अहित है, जैसा कि विपक्ष दावा कर रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौटेंगे, बात कुछ और खबरों की। आप देखते रहिए इन 24 न्यूज।